नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। साथियों, व्याकरण की दृष्टि से साथ और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो विराम चिन्ह जो हैं वो होते क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है हमें, साथ ही जब वाक्यों में जब हम प्रयोग करते हैं विराम चिन्हों का, तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको हमें याद रखना होता है, उन्हीं सभी पर आज का हमारा वीडियो है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले देखते हैं कि विराम शब्द जो है हमारा किन शब्दों से मिलकर बना है। विराम शब्द जो है हमारा वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, वि, धन, रम, धन, ज्ञ। इन शब्दों से मिलकर हमारा शब्द जो है वो विराम बना है, जिसका अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जब हम वाक्यों को प्रयोग करते हैं, जब उनको लिखते हैं, तो कुछ समय के लिए हम ठहरते हैं, कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम विराम कहते हैं। और जब भिन्न भिन्न प्रकार के भावों, विचारों आदि को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी वाक्य के लिए रुकते हैं तब हमारा विराम कहलाता है, और उसी विराम के लिए जब हम उन चिन्हों को इंगित करके उन चिन्हों को लगा देते हैं वाक्य के बीच में, अंत में, तब हमारा वो विराम चिन्ह कहलाता है। यदि किसी भी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही से ना किया जाए, हम वाक्यों में प्रयोग तो कर लेते हैं, किंतु अगर इसका कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें चलना है, अगर इसका हमें ध्यान नहीं है, विराम चिन्हों को हमने सही नहीं लगाया, तो उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अपना मूल भाव जो है वो वाक्य खो देता है, अर्थहीन हो जाता है वह वाक्य, या एक दूसरे के विपरीत बन जाता है वाक्य। तो इसीलिए वाक्य में विराम चिन्ह जो है उनका लगाना बहुत जरूरी है, और व्याकरण की दृष्टि से विराम चिन्हों का तो प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि एक वाक्य है कि उसे रोको मत जाने दो, ये हमारा वाक्य है। अगर सिंपल सा साधारण सा वाक्य जो होता है ये इस प्रकार का होता है। अगर हमने इसको सही ढंग से अगर विराम चिन्ह लगाया है तो इसका अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उसे रोको, हमने थोड़ा सा ठहराव लिया, मत जाने दो यानी कि न जाने का जो भाव आ रहा है, उसको रोकने का जो भाव है वो हमारा इस वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। फिर दूसरा है कि उसे रोको मत जाने दो, यानी कि उसको जाने देने का जो भाव है वो यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि लिखो मत पढ़ो, ये जो वाक्य है इसमें हमने विराम चिन्ह को जब प्रयोग करते हैं, जैसे कि लिखो मत पढ़ो, यानी कि लिखने की बात आ रही है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसी को हमने विराम चिन्ह का अलग प्रयोग कर दिया, लिखो मत पढ़ो, यानी कि लिखने की मनाही है और पढ़ने के लिए कहा गया है उसे। फिर है कि उसे जगाओ मत सोने दो, ये हमारा वाक्य है। तो इसमें हमने जब विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं कि उसे जगाओ मत सोने दो, यानी कि न सोने का जो भाव है वो यहाँ पर आ रहा है। फिर दूसरा वाक्य है उसे मत जगाओ सोने दो, ये वाक्य जो है। इसी प्रकार जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे वाक्य जो है वो अलग अर्थ देने लग जाते हैं। इसीलिए हमें व्याकरण में और हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी हम विराम चिन्हों का भरपूर प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन से विराम चिन्ह हैं वो हम देखते हैं। पहला जो हमारा विराम चिन्ह आता है वह अल्प विराम है, और इसका जो साइन है, इसका चिन्ह जो है ये इस प्रकार से वाक्य के बीच में लगता है। इसको देखते हैं हम कि जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े, अल्प समय के लिए रुकना होता है, थोड़े समय के लिए ही हम जब विराम लेते हैं तब हमारा ये जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए, जब हम किसी वस्तु को वो जो एक से अधिक है उसको दर्शाते हैं, एक से अधिक पदार्थ को दर्शाने के लिए, एक से अधिक स्थानों को दर्शाने के लिए जब हम उनका प्रयोग करते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लगाया जाता है। किसी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा समान पद वाले शब्दों में हाँ नहीं जो शब्द आते हैं उसके बाद में, जैसे कि नहीं, मैं नहीं चल सकता हूं, ये वाक्य जो है इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है हाँ तुम जाना चाहो तो चले जाओ, मैं नहीं चल सकता हूं, ये बात आई है, पहला वाक्य हो गया। और हाँ और नहीं जो शब्द हैं उसके पश्चात आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है, ठीक है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, चले जाओ, ठीक है। ये हमारा
अल्प विराम का प्रयोग हुआ। फिर आता है कि उपाधियों के अलगाव के लिए, यानी कि उपाधियां हैं, अगर उनको अलग अलग करना है, बहुत सारी उपाधियां दी गई है, तो उनको जब हम अलग करते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि BA के पश्चात आपने अल्प विराम लगा दिया, MA के पश्चात आपने अल्प विराम लगा दिया, PhD के बाद आपने अल्प विराम लगा दिया। इस प्रकार के जो कई शब्द जो ऐसे होते हैं, एक से अधिक जब बार बार आते हैं तब वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम कि दिल्ली अल्प विराम मुंबई अल्प विराम कलकत्ता और चेन्नई भारत के 4 प्रमुख महानगर हैं। ये हमारा वाक्य है जिसमें हमने एक से ज्यादा स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, इसीलिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है, क्योंकि हमें कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकना पड़ता है। दिल्ली मुंबई कोलकाता इस तरह से नहीं बोला जाता है। दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई भारत के प्रमुख महानगर हैं। इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। फिर आता है 15 अगस्त। फिर हम थोड़ा सा रुकते हैं। 1947 को भारत आजाद हुआ था। इस प्रकार से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। इस प्रकार से हम वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा अगला अर्ध विराम। अल्प विराम के पश्चात हमारा अगला जो विराम आता है वो है अर्ध विराम। इसका जो साइन होता है, ऊपर बिंदी होती है और नीचे इस प्रकार का जो सिंबल होता है, ये हमारा अर्ध विराम कहलाता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना होता है, यानी कि जब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं उसमें कम देर रुकना होता है और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना होता है, तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इसका जो साइन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर करके एग्जाम में साइन ही पूछे जाते हैं और साइन आपको रटने हैं, ये याद रखिएगा आप। जैसे कि अर्ध विराम को 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। अर्ध विराम जो होता है हमारा, किसी भी 2 उपवाक्य जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच में, जब 2 या 2 से अधिक उपाधियां होती हैं उसके बीच में हम अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे MA, B.Ed, इस प्रकार से MA, फिर PhD, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, MSc, BSc, DSc, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, उपाधियां हैं, उनके बीच में जब हम प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का, तब हमारा ये चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे, मुझे बाजार से दाल और चावल, फल और सब्जियां, किताबें और कापियां खरीदनी है। ठीक है, ये हमारा एक वाक्य है जिसको आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अर्ध विराम कहाँ प्रयोग होता है। कि मुझे बाजार से दाल और चावल, कुछ देर के लिए रुके हम, फिर फल और सब्जियां, फिर 2 उपवाक्य जो हैं उनको हम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, किताबें और कॉपियां खरीदनी है। फिर दूसरा है, शिक्षा मनुष्य को साक्षर बनाती है, चरित्र का निर्माण करती है, नैतिकता का विकास करती है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाकर प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा अगला पूर्ण विराम। हमने अल्प विराम देख लिया, अर्ध विराम देख लिया, अब आता है कि पूर्ण विराम जो है वो कहाँ लगता है। अक्सर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर, प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं हमारे, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, उनको छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन मार्क जो है उसको छोड़कर अन्य जितने भी वाक्य हम उनका प्रयोग करते हैं उसके लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसका जो चिन्ह है वो एक खड़ी पाई है। वाक्य की समाप्ति पर, जैसे महेश खेलता है, वाक्य समाप्त हो गया, हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेते हैं। फिर आता है प्रायः, शीर्षक के अंत में भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कहां पर प्रयोग होता है? शीर्षक के अंत में भी आपको विराम चिन्ह का प्रयोग देखने को मिल जाता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इस प्रकार का शीर्षक अगर है तो उसके साथ भी आपको पूर्ण विराम जो है उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी लंबे समय तक आपको रुकना होता है। ठीक है,
वाक्य में दोहा, सोरठा, चौपाई आदि छंदों के चरणों के अंत में आपको इस चिन्ह का प्रयोग तो देखने को भरपूर मिलेगा। यानी कि जब भी हम दोहा, सोरठा या चौपाई का पाठ करते हैं या लेखन कार्य करते हैं, तब आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है। जैसे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर हमने अल्प विराम का भी प्रयोग किया है और पूर्ण विराम का भी प्रयोग किया। अल्प विराम का प्रयोग हमने कुछ समय के लिए किया है, जबकि पूर्ण विराम का प्रयोग हमने वाक्य खत्म होने पर किया है। फिर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वाक्य खत्म हुआ, पूर्ण विराम लग गया। फिर आता है ताजमहल आगरा में स्थित है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम हमारा लग जाता है। इस प्रकार का जो है पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। अब आता है अगला प्रश्नवाचक चिन्ह, जो है जिसका सिंबल इस तरह से होता है, चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका प्रयोग वाक्य के में जब हम प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाते हैं, प्रश्नवाचक कोई किसी से सवाल पूछते हैं या प्रश्न बनाते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तब इसके अंत में किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है, कहाँ, क्या, कैसे, कब, क्यों, इस प्रकार के जो वाक्य शब्द आते हैं, उसके अंत में जब वाक्य समाप्त हो जाता है, तब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य जो सूचक चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता के पिता का नाम क्या था, इस प्रकार से। जैसे कि अब क्या तुम अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है, ठीक है, तुम कब आओगे, इस प्रकार के जो प्रश्न पूछते हैं, उसके अंत में जब हम विराम प्रश्नवाचक चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं, तब हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह कहलाता है ये। फिर आता है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से होता है, ये हमारा विस्मय सूचक चिन्ह है। इसका प्रयोग आपको एग्जाम में अक्सर आपको प्रश्न इसी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट। विस्मय, शोक हो गई, घृणा हो गई, हर्ष हो गया, आश्चर्य आदि के जो भाव प्रकट करने के लिए हम या किसी को संबोधित करने के लिए इस प्रकार का जो चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा विस्मय चिन्ह कहलाता है, जिसका हम विराम चिन्ह के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे ईश्वर, फिर हमने विस्मय सूचक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया, हमारी सहायता करो, फिर उसके पश्चात वाक्य खत्म होने पर पूर्ण विराम हमने लगा दिया। फिर एक वाक्य आता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। वाक्य जब खत्म हुआ तब हमने वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, विराम चिन्ह है, उसका प्रयोग किया, किंतु प्रथम जो है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह है उसका प्रयोग किया है। जैसे कि है वाह कितना सुंदर पक्षी है, यहाँ पर खुशी का जो भाव होता है वो प्रकट हो रहा है। अरे तुम आ गए, यहाँ पर हमारा आश्चर्य का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, दुख का जो भाव प्रकट होता है। ये जो हमारे इन वाक्यों में हम विस्मय सूचक चिन्ह। अब आता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में किस प्रकार से करते हैं और कौन सा साइन होता है वो देखते हैं। ये जो हमारा साइन है, आड़ी पाई जो होती है, वो हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए, यानी कि दो शब्दों के बीच में क्या संबंध है उसको बताने के लिए, उन्हें जोड़कर लिखने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब उन दो शब्दों को जोड़ा जाता है या उनका परस्पर संबंध बताया जाता है, तब हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास है और द्वंद्व समास जो है, उन दोनों ही पदों को जोड़ने के लिए या अलग अलग दर्शाने के लिए, उनके परस्पर संबंध को दर्शाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता, संगीता, इस प्रकार से हम योजक चिन्ह जो है हम बीच में लगाते हैं। फिर है माता, पिता, यहाँ पर हम भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। खरा और खोटा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर मध्य के अर्थ में, यानी कि कोई मध्य का जो अर्थ है उसको दर्शाने के लिए, यानी दो योजक चिन्ह है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कालका, हावड़ा, मेल, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मध्य का जो अर्थ होता है उसको दर्शाने के लिए। तुलना सूचक, यानी कि किसी दो पदार्थों के बीच में या दो शब्दों के बीच में कोई तुलना होती है, विलोम शब्द जो होते हैं उसमें भी हम, जैसे कि सा, सी, से जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। उनसे पहले तुम सा, मीरा सी,
इस प्रकार योजक चिन्हों को लगाकर उन शब्दों को अलग किया जाता है, उनमें परस्पर संबंध बताया जाता है। फिर आता है कि विभिन्न शब्द जो हैं युग्म में हैं, तो उनको भी दर्शाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भीड़ और भाड़, शब्द तो एक ही है, उनका अर्थ जो है वो एक ही है, इसलिए उसको दो योजक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि भीड़ और भाड़, भाड़ जो शब्द हैं वो अर्थहीन शब्द हैं, किंतु हम सामान्य बोलचाल में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि चाय वाय, पानी वानी, इस प्रकार जो शब्द हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि डर वर, अब डर तो समझ में आता है, वर क्या शब्द है वो हमें समझ में नहीं आता, किंतु ये हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा जो है उसमें प्रयोग लिया जाता है, इसीलिए इसके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब उदाहरण देखते हैं कि सुख दुख, विलोम शब्द है सुख और दुख, किंतु इन दोनों को दर्शाने के लिए, इनका संबंध बताने के लिए हमने इसको वाक्य योजक चिन्ह में प्रयोग किया है। दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जीवन में दुख और सुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। फिर है दिन रात परिश्रम करने पर सफलता मिलती है। जी हाँ, सफलता एक दिन तो नहीं मिलती है, किंतु एक दिन अवश्य मिल जाती है। एक दिन में कभी नहीं मिलेगी सफलता, आपको एक दिन जरूर मिल जाएगी, इसलिए दिन रात आप परिश्रम जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इस प्रकार जो दिन रात शब्द हैं, सुख दुख शब्द जो हैं, हमारे विलोम शब्द जो हैं, परस्पर संबंध बताने वाले जो शब्द हैं, जोड़कर लिखने वाले जो शब्द हैं, उनमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा निर्देशक चिन्ह। किसी चीज को हम निर्देशित करने के लिए, इंगित करने के लिए कोई बात कहते हैं, तो उसके लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा निर्देशक चिन्ह है। जैसे कि ये जो हमारी आड़ी पाई जो है, इसका हम प्रयोग करते हैं। किसी के बोले हुए वाक्य को लिखने से पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह जो है हमारा, उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंबल ये है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम कि विशाल ने कहा, अब क्या कहा उसने वो हम देखते हैं, उसके लिए हमने निर्देशक चिन्ह जो है, उसने जो निर्देश दिया है उसके देखते हैं। मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा, ये हमारा वाक्य है। फिर है श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ये हमारा निर्देशन वाक्य है। फिर जैसे कि माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे देश में अनेक भक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इस प्रकार के जो शब्द हैं, चिन्ह, वाक्य जो है, उसमें हम निर्देशक चिन्ह जो है उनका प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंबल। इस प्रकार के जो दो बिंदी और आड़ी पाई जो होती हैं वो हमारा विवरण चिन्ह कहलाती है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशक देने के लिए, यानी कि किसी को निर्देश देना है, किसी चीज का विवरण बताना है, उसके लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम अच्छे से समझेंगे। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, हमने विवरण चिन्ह लगा दिया। अब कौन कौन से भेद जो होते हैं उसको हम अलग अलग डिटेल से हम लिखते जाएंगे। फिर है वचन के 2 भेद होते हैं, अब कौन कौन से भेद होते हैं उनको हम डिटेल से लिखेंगे। फिर जैसे कि विवरण चिन्ह में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसमें भी आपको विवरण चिन्ह देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसा शब्द है, उसके अलावा जब उसका हम डिटेल लिखते हैं, उसकी जो व्याख्या करते हैं, उसमें हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि अवतरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है, और ऊपरी विराम जो होता है वो क्या होता है। जब किसी भी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, जब किसी महापुरुष हुए या कोई संत हुए या कोई महान व्यक्ति जो होते हैं, उनके वाक्य को या किसी लेखक के वाक्य को ज्यों का त्यों ही ऐसा का ऐसा लिख दिया जाता है, तब हम अवतरण चिन्ह का उपयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या उपविरी विराम भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। अब अवतरण चिन्ह को आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक तो है इकहरा, दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा जो अवतरण चिन्ह है वो कहाँ लगता है वो देखते हैं। जब किसी भी कवि के उपनाम, यानी कोई कवि है उसके उपनाम के साथ, जैसे कि जयशंकर प्रसाद है और इनके जो उपनाम है, उसके साथ ही साथ सुगनी साहू के जो उपनाम से ये प्रसिद्ध थे,
साथ ही साथ जो निराला जी हैं उनका जो उपनाम है निराला, वो जयशंकर प्रसाद उनके जो उपनाम हैं, उनके उपनामों के साथ में जब हम इनका अवतरण इखरा जो है अवतरण चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं, जैसे पुस्तक का नाम है, पत्र पत्रिका के नाम हो गए, लेखक का नाम हो गए, कविता का शीर्षक हो गया आदि का जब हम उल्लेख करना होता है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जो है वो रामधारी सिंह का उपनाम है, इसीलिए हम उनके लिए दिनकर जो शब्द हैं उसके लिए हम इखरे जो शब्द हैं, इखरा जो हमारा अवतरण चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। ओज के कवि हैं, वाक्य समाप्त हुआ। साथ में दूसरा है रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ हैं, इसीलिए इसमें हम इखरे जो अवतरण चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं, और रचयिता तुलसीदास है, ये हमारा वाक्य है। फिर है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, इस प्रकार से हम रामायण जो शब्द है उसमें हम इखरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारा दोहरा अवतरण चिन्ह कहाँ लगता है। वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए जब किसी महान व्यक्ति द्वारा या महान लेखक द्वारा, किसी संत द्वारा या जो भी बात बोली जाती है उसको ज्यों का त्यों जब लिख दिया जाता है तब हम उस दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, ये जो वाक्य हैं इसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, उनको ज्यों का त्यों ही लिखना होता है, इसलिए हम इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, इसमें हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा कोष्टक। कोष्टक में हम कोष्टक क्या होता है, उसमें कौन कौन से कोष्टक जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जब वाक्य से पृथक रखते हुए किसी शब्द या भाव की व्याख्या की जाती है, वाक्य में ही हम किसी शब्द को हम पृथक से बताना चाहते हैं या भाव को दिखाना चाहते हैं, तब हम उसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। दो जो लाइनें हैं उनमें बंद करके उस भाव की व्याख्या जब की जाती है उसे हम कोष्टक चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। जैसे तो अंश व्याख्या के रूप में प्रयुक्त होता है और कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि निराला जो शब्द है हमारा उपनाम है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, यहाँ पर हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया है कि जूही की कली जो हमारी रचना है वह श्रृंगारिक रचना है। इसमें जो निराला शब्द, निराला जो हमारा है उपनाम, वो किसका है, उसके लिए हमने उसको सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उनको हमने कोष्टक में लिखा है। उसके बाद हमने अन्य वाक्य जो है उसको लिखा है। फिर उच्चारण, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, इसको हमने कोष्टक में रख दिया, जीभ और कंठ से होता है। फिर आता है कि निरंतर, निरंतर का अर्थ जो होता है वह है लगातार, अध्ययन करो। फिर है लता मंगेशकर भारत की कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है जो मीठा गाने वाली है, उसके लिए आता है। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुक, मुक का अर्थ होता है मौन, चुप रहना, इसलिए उसको हमने कोष्टक में बंद करके वाक्य में लिखा है। क्यों हो, इस प्रकार का जो वाक्य होता है उसमें हम कोष्टक चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। इसका जो सिंबल है या साइन जो है, चिन्ह है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वो उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो देखते हैं। अक्षर, पद, पद्यांश या वाक्य में कोई बात छूट जाती है, कोई शब्द छूट जाता है, उस शब्द को लिखने के लिए जब हम वी, उल्टा वी का जब प्रयोग करते हैं उसे हम हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हैं तो वाक्य के अंश के नीचे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उल्टे वी का प्रयोग करके हम जब उस वाक्य को लिख देते हैं या उस शब्द को लिख देते हैं तो वो हमारा हंस पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश नाम साहित्य है, यहाँ पर हम कुछ शब्द जो हैं उसको भूल गए हैं तो उसके लिए हम ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे और का जो शब्द है वो हम उसको लिख देंगे, यानी कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ठीक है। फिर आता है कि छात्रों को चाहिए वे खूब मन लगाकर पढ़े। यहाँ पर एक शब्द जो है हमारा छूट गया है, इस कारण हम हंस पद का प्रयोग करेंगे और छात्रों को चाहिए कि वे खूब मन लगाकर पढ़े। ठीक है। हंस पद लगाकर हम जो शब्द हैं उसको लिख देंगे ऊपर। फिर राम गया, यहाँ पर हमने कुछ त्रुटि कर दी है, उसके कारण हमने हंस पद लगाया। और राम चला गया,
चला जो शब्द है उसको हम हंस पद के साथ ऊपर लिख देंगे। फिर है सीता लाई। अब क्या लाई, इसमें थोड़ा सा आपको वाक्य को समझने में परेशानी होगी। इसके लिए जो वाक्य हमारा छूट गया था उसको हम सीता खीर लाई, हंस पद के साथ हम खीर जो शब्द हैं उसको ऊपर लिख देंगे। फिर आता है लाघव चिन्ह या संक्षेप जो सूचक चिन्ह होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि 0 जो हमारा आता है गोल अंडा वो हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है या संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करना, यानी कि कोई ऐसा वाक्य है जो बहुत लंबा है उसको लिखने के लिए हम उसका पहला शब्द या दूसरा शब्द जो होता है उसको ही लिखकर अगर हम 0 लगा देते हैं या गोल चिन्ह जो लगा देते हैं उसको हम लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, जैसे डॉक्टर के लिए हम डॉ लिख के डॉट लगा देते हैं, प्रोफेसर के लिए प्रो लिख के हम इस प्रकार के जो चिन्ह हैं वो लगा देते हैं, प्राध्यापक के लिए हम प्रा लिख के लगा देते हैं डॉट। फिर आप हम जैसे कि उप प्रधानाध्यापक जो है, प्रधानाध्यापक जो है उसके लिए प्र लिख के फिर हम चिन्ह जो है गोला जो है वो लगा देते हैं, उसे ही हम लाघव चिन्ह कहते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। अब आता है तुल्यता चिन्ह या तुलनात्मक जो चिन्ह होता है, तुल्यता सूचक चिन्ह जो होता है वो कौन सा होता है। ये हमारा जो बराबर का जो चिन्ह होता है वो तुल्यता सूचक होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह को बराबर भी कहते हैं और तुलना के स्वरूप में इसे इस प्रकार से लिखा जाता है या इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं हम जब कोई चीज जो होती है बराबर दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि भानु बराबर सूर्य, भानु जो है हमारे पर्यायवाची जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, ये सूर्य है। जैसे कि शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा, इस प्रकार से। जैसे कि फिर है कि अब कुछ ऐसे शब्द हैं इनको हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में और उनका प्रयोग उनके जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि अल्प विराम है, उसका साइन जो होता है वो इस प्रकार का होता है, गोला बना के जब हम नीचे लाइन खींच देते हैं उसको कहते हैं। फिर अर्ध विराम है, ऊपर डॉट लगेगी और उसी अल्प विराम की तरह ही एक चिन्ह लग जाएगा। अपूर्ण विराम है, दोनों ही डॉट लगेगी। फिर है पूर्ण विराम, खड़ी पाई लगेगी। प्रश्न सूचक है वो इस प्रकार से लगेगा। संबोधन सूचक जो शब्द हैं वो इस प्रकार से लगेगा। विस्मयादि सूचक जो चिन्ह है वो इस प्रकार से लगेगा। अवतरण चिन्ह है या उद्धरण चिन्ह है या उपविराम जो चिन्ह है वो इखरे के रूप में एक ही लगेगा, जबकि दोहरा जो वाक्य लिखा जाता है या किसी संत या महात्मा का जो वाक्य होता है या किसी महान व्यक्ति का जो वाक्य होता है वो जैसा का जैसा ही लिखा जाता है तब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार का उसमें साइन लिखा जाता है। फिर आता है योजक चिन्ह या समास चिन्ह, एक आड़ी पाई जो होती हैं वो समास चिन्ह या योजक चिन्ह कहलाती हैं। पुनरुक्ति जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो लंबी सी लाइन होती है, हमारी खड़ी आड़ी जो लाइन होती है उसका प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह में आपको 2 बिंदु लगाकर फिर आड़ी पाई जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हंस पद या विस्मरण चिन्ह जो है उल्टा वी लिखकर हम जिस वाक्य को या शब्द को लिख देते हैं उसमें हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। फिर आता है संक्षेपण संक्षेप या फिर लाघव चिन्ह, उसके लिए हम 0 शब्द जो है या 0 ओ जो है उसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है कि तुल्यता सूचक या समता सूचक, इसमें हम बराबर का जो निशान है उसका प्रयोग करते हैं। कोष्ठक के रूप में हम तीनों जो कोष्ठक हैं उनका प्रयोग करते हैं। फिर आता है लोप चिन्ह, अगर कोई चिन्ह अगर हमसे छूट गया है या वाक्यों को जब हम कुछ शब्दों को छोड़कर अगर हम लिख देते हैं तो डॉट 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 जो शब्द हैं जैसे रिक्त स्थान है आदि का पूर्ति जब हम करते हैं उनकी, तब हम ये लोप चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। फिर इतिश्री या समाप्ति सूचक, यानी कि कोई पैराग्राफ हो, कोई वाक्य हो, कोई शब्द कहानी हो, कविता हो, जब समाप्त हो जाती है तब इस प्रकार के जो साइन है उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर आता है विकल्प चिन्ह, या तो ये या तो वो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उनके लिए हम विकल्प चूज करने के लिए जो हमारा चिन्ह लगाया जाता है वो इस प्रकार का चिन्ह होता है। फिर आता है संकेत चिन्ह, यानी कि स्टार लगाकर कोई बात लिख दी जाती है उसे हम
संकेत चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं। तो साथियों, आज हमने विराम चिन्ह क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है, साथ ही साथ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हमें कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए, उनका आज हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की या रीट की तैयारी जो कर रहे हैं, साथ ही साथ सी टेट, आर टेट, एस टेट, यूपी टेट और एमपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी विषय के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।